तो देखो लास्ट क्लास में हमने जो द्विपरमाणिक अणु पढ़ा था या द्विपरमाणिक लैटिस स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें आपके पास में एक तो ओमेगा प्लस जो कि कैसे ऑप्टिकल मोड है, ऑप्टिकल मोड के अंदर जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो, और ओमेगा माइनस जो कि कौन से के अंदर अकॉस्टिकल मोड के अंदर आपकी क्या है फ्रीक्वेंसी है वो। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के अंदर आप देखोगे तो दो वैल्यू आपको मिली थी, एक तो ओमेगा प्लस का स्क्वायर या ओमेगा प्लस जो आपको मिला था, सॉरी वो था आपके रूट 2 बीटा प्लस 1 अपॉन स्मॉल n प्लस 1 अपॉन कैपिटल n। एक तो वैल्यू आपकी इसकी ये मिली थी, दूसरी आपको ओमेगा प्लस की वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी, रूट 2 बीटा अपॉन स्मॉल n। ये थी आपके लैम्डा टेंड्स टू जब 0 की तरफ अग्रसर होता, और ये थी लैम्डा टेंड्स टू इनफिनिट हो उस कंडीशन के अंदर। वैसे की वैसे आप देखोगे तो इसकी भी दो वैल्यू मिली थी, एक तो ओमेगा माइनस की एक वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी, रूट 2 बीटा अपॉन स्मॉल n कैपिटल N प्लस में बीच में दोनों में और के ए। ये जो मिली थी आपकी वो कैसे लैम्डा टेंड्स टू इनफिनिट की ओर, और दूसरी इसके ओमेगा माइनस की वैल्यू जो मिली थी वो क्या थी, रूट 2 बीटा अपॉन कैपिटल N। ये कौन सी कंडीशन है, जब लैम्डा टेंड्स टू 0, मतलब लोअर वेवलेंथ और हायर वेवलेंथ की कंडीशन के अंदर जो हमने ये चार वैल्यू निकाली थी, ये चार वैल्यू हमने इसके अंदर निकाली थी। देखो इन चार वैल्यू के आधार के ऊपर जो एक ग्राफ बनाया जाता है इनके अंदर, मतलब किस जगह पे मैक्सिमम वैल्यू किस जगह पे मिनिमम वैल्यू, उस आधार के ऊपर एक ग्राफ बनाया जाता है। किस किस के बीच में जो वेव संचरण करती है दोलन के दौरान, उत्सर्जित होने के दौरान जो तरंग संचरण होता है उस और इस फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में जो ग्राफ बनता है, तो किस तरीके का ग्राफ होगा देखो। अब देखो आपके पास में यहाँ की k की वैल्यू कहां से कहां तक की यूज करनी है हमें, हमने sin स्क्वायर इज k 1 से निकाला था कि जो k की वैल्यू है वो प्लस माइनस पाई बाय 2a से लेके प्लस पाई बाय 2a से लेके माइनस के पाई बाय 2a, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक साइड में वैल्यू जो है k की वो कितनी ले सकते हो, माइनस के पाई अपॉन 2a से लेके दूसरी तरफ कितनी ले सकते हो, प्लस के पाई अपॉन 2a। इसके बीच में क्या होगा, इनका ऑसिलेशन जो है उसको हमें नोट करना है, और जिसको हमने किसके रूप में फर्स्ट विलोमान जोन के रूप में प्रदर्शित किया था। ये जो रेंज होती है जिसके अंदर ये ऑसिलेशन होते हैं, ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी ज्ञात की जाती है, उस रेंज को फर्स्ट विलोमान जोन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो देखो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इसमें ये जो ऊपर वाला सिरा है ये किसको प्रदर्शित करता है, ओमेगा प्लस ऑप्टिकल मोड के लिए। ये वाला सिरा जो है ये किसका है, ये आपके ओमेगा माइनस के लिए अकॉस्टिकल मोड। यहां पे आप देखोगे ना, तो देखो यहाँ पे ये दो चीजें, तो ओमेगा प्लस ऑप्टिकल मोड, दूसरा ओमेगा माइनस अकॉस्टिकल मोड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अकॉस्टिकल मोड में जो मैक्सिमम मान था उसका मान कहां से कहां तक था, रूट 2 बीटा अपॉन स्मॉल r, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, सॉरी कैपिटल M है इसमें, और ये वैल्यू जो है वो बीटा m अपॉन कैपिटल M। अब देखो ये जो है एक तो अकॉस्टिकल मोड का और एक है ऑप्टिकल मोड का, फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये बीच में ये बैंड आ रहा है, ये बैंड क्या है, एक वर्जित ऊर्जा का फ्रीक्वेंसी फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी है,
देखो आप इसमें ग्राफ बनाओगे ना, तो आपके पास में जो दो मोड है, एक तो अकोस्टिकल मोड और ऑप्टिकल मोड, इन दोनों के ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होंगे। पर इनमें इन दोनों के अंदर आप देखोगे इन दोनों ग्राफों के बीच में एक ही बैंड पाया जाता है। इस बैंड का क्या है, ये बैंड आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी एटम आपके द्विपरमाणुक अणु या फिर द्वि एटॉमिक लैटिस के अंदर जो एटम का ऑसिलेशन होता है, वो ऑसिलेशन जो होता है उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी के मोड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो ऑप्टिकल मोड के अंदर और दूसरा अकोस्टिकल ध्वनिक विधा के रूप में उनके क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। तो उस कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों मोड के दौरान भी आपके पास में ऐसा बैंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर कभी भी आपके अंदर जो द्विपरमाणुक लैटिस है उसके अणु क्या नहीं करते हैं, ऑसिलेशन नहीं करते। ये जो फॉरबिडन बैंड है, ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी ना, इस फ्रीक्वेंसी रेंज के मध्य यहां से और यहां तक के बीच की ये जो रेंज है, इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की ऑसिलेशन कभी भी किसके द्वारा नहीं की जाती, द्विपरमाणुक लैटिस के अणु या परमाणुओं के द्वारा इस रेंज की फ्रीक्वेंसी की कभी भी उनमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना ये जो वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका मान घोषित कीजिए कि ये बैंड, तो आपको ये पता चल गया कि जो द्विपरमाणुक अणु होंगे उनके अंदर इस रेंज की ऑसिलेशन नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन अब ये वर्जित ऊर्जा अंतराल डिपेंड किसके ऊपर करेगा, इसका मान जो है डिपेंड भी किसके ऊपर करता है, जो आपके पास में दो प्रकार के जो अणु है, एक तो स्मॉल एम द्रव्यमान का और एक कैपिटल एम द्रव्यमान का, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान होता है डेल्टा डब्ल्यू, वो किसके बराबर होता है, √2 बीटा स्मॉल m माइनस बीटा अपॉन कैपिटल M के बराबर। ये जो होती है, ये क्या होती है, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल की फ्रीक्वेंसी का मान होता है, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। वैसे भी देखोगे तो ऊपर वाले और नीचे वाले में आप देखोगे तो डिफरेंस इसी चीज का है। इस वाले में से इस वाले को घटा दोगे तो बीच के अंतर के बारे में भी आपको क्या है, डायरेक्टली पता चल जाएगा। और यही आपकी क्या होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, जिस इस फ्रीक्वेंसी रेंज के या इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल ले लो आप, वो क्या नहीं करेगा, इस फ्रीक्वेंसी का कोई भी वो ऑसिलेशन नहीं करेगा, और इसको क्या बोला जाता है, फॉरबिडन फ्रीक्वेंसी बैंड बोला जाता है। दूसरी चीज ये कि आप जब द्विपरमाणुक अणु में जाते हो ना, तो ये एक इस ग्राफ में एक चीज ये पता चल रही है कि ये जो ऑसिलेशन है या फिर इसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है या फिर ये जो ग्राफ है, ये द्विपरमाणुक लैटिस किसकी तरह, एक फिल्टर की तरह बिहेव करता है। फिल्टर में भी आप देखते हो तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड को क्या किया नहीं जाता है, पार नहीं किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जा सकता है, जो द्विपरमाणुक लैटिस है, लैटिस वो किसकी तरह बिहेव करती है, एक फिल्टर की तरह की भी व्यवहार करती है, एक फिल्टर की तरह भी कार्य करती है। क्या करती है, व्यवहार करती है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये चीज हो गई, ये मेन चीज है, ये सारी की सारी इसमें मेन चीज है। एक और पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको ये पता चलेगा कि इसका ग्राफ इस तरीके होगा, इस बैंड की रेंज में कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन नहीं करेगा। दूसरी चीज ये कि ये वर्जित ऊर्जा अंतराल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है वो भी पता चल गया, और साथ ही साथ में ये भी पता चल गया कि ये एक फिल्टर की तरह बिहेव करता है, जो कि एक पर्टिकुलर बैंड को क्या नहीं करने देता, अपने में से पार नहीं होने देता है। तीसरी चीज ये कि जब आपके पास में ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसके अणुओं के ऑसिलेशन के दो बैंड है, एक तो सॉरी दो मोड है, एक तो ऑप्टिकल मोड और एक अकोस्टिकल मोड। इन दोनों मोड के अंदर जो अणु या परमाणु जो होते हैं आपके पास में इसके अंदर द्विलैटिस के अंदर, इन परमाणुओं का ऑसिलेशन किस टाइप का होता है, मतलब सारे के सारों का ऑसिलेशन एक ही तरीके का होता है या सारे के सारों का ऑसिलेशन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, उसके बारे में भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। देखो उसके बारे में लिखा देता हूं मैं। देखो आपने अगर देखा हो तो इसका द्वि एटॉमिक क्रिस्टल के अंदर तो ये वाला अणु है, उसके पास में क्या होते हैं, इस टाइप के होते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या होगा, सबसे पहला मोड जो है वो आपका कैसा है, ऑप्टिकल मोड। देखो इस ऑप्टिकल मोड में और कुछ भी नहीं है। इस ऑप्टिकल मोड में ये ध्यान रखना कि जो भी आप परमाणु ले रहे हो, जो सेंटर वाला मोबाइल लो या फिर इस एक पर्टिकुलर आपने एटम के लिए आपने क्या किया, एक
इंटरेक्शन फोर्स हो जाती है, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी क्या आती है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑप्टिकल मोड होता है उसमें जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, पास वाले निकटतम परमाणु जो होते हैं उनका ऑसिलेशन जो होता है वो इस वाले परमाणु के ऑसिलेशंस के क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ये अगर इस दिशा में ऐसे, मतलब अगर बीच वाला आटम इधर की तरफ ऑसिलेशन ऐसे कर रहा है तो ये वाले उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, ऑसिलेशन करेंगे। अगर इसका वाइब्रेशन ऊपर हो रहा है तो बाकी वालों इस वाले का और इस वाले का ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका नीचे ऊपर की तरफ इस तरीके से ऑसिलेशन दोनों, मतलब आपको मान के चलना है कि दोनों की मतलब निकटतम परमाणु जो होंगे जो एक जैसे परमाणु है उनका विपरीत वाले परमाणु की तुलना में ऑसिलेशन की डायरेक्शन क्या होती है, विपरीत होती है। ये आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर, मतलब इसके अंदर क्या होगा, परमाणुओं का निकटतम परमाणुओं का ऑसिलेशन क्या होते हैं, दोलन, परमाणुओं के दोलन क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है ना, तो जब ये विपरीत दिशा में होते हैं ना तो इसका अगर ग्राफ देखोगे तो साइन वाले टाइप में देखोगे ना, तो देखो अगर ये बड़ा वाला एटम है तो उसके ऑसिलेशन को इस तरीके से प्रदर्शित करें तो छोटा वाला जो होगा उसको क्या होगा, इसके ऑपोजिट माइनस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसका ऑसिलेशन क्या होगा, इस तरीके से शो किया जाएगा। ये जो मोड होता है जो आप देखो ऊपर वाली लाइन है ना, तो ऊपर वाले सारे एटम क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन करेंगे और नीचे वाली जो है वो उसके निकटतम अणुओं का ऑसिलेशन है जिसकी वजह से उसका मैप क्या होगा, वो उसके जैसा ऊपर वाले होगा उसका जस्ट उल्टा का उल्टा क्या होगा, जो ग्राफ होगा या ऑसिलेशन का जो मैप होगा साइन वाला वो उसके जस्ट उल्टा होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके कौन से मोड के लिए होगी, इस तरीके के ऑसिलेशन से या इस ऑसिलेशन का ग्राफ ये आपके ऑप्टिकल मोड के लिए होगा। अब इसी तरह जो सेकंड है वो सेकंड जो है वो आपके कौन सा है, डाउनिक विदा, जिसे अकोस्टिकल मोड बोलते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी सारे के सारे परमाणु होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, एक ही दिशा में क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है तो उनका सभी का एक ही डायरेक्शन में ऑसिलेशन होगा, ऊपर नीचे हो रहा है तो भी उनका कंपन जो होगा वो क्या होगा, वाइब्रेशन एक ही दिशा में होगा है। तो इस प्रकार की जो विधा होती है वो कौन सी विधा होगी, आपके अकोस्टिकल मोड वाली क्या होगी, विधा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर जो परमाणु होते हैं सारे के सारे क्या आता है, एक ही दिशा में क्या करते हैं, दोलन करते हैं। ठीक है, और ये ग्राफ जो होगा इसका वो इस तरीके का ही होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, अकोस्टिकल मोड के लिए वाइब्रेशन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो, अब आपके ये ऑसिलेशंस हो गए। अब इस यूनिट के अंदर जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपके इस यूनिट का है वो है स्पेसिफिक हीट का। मतलब कोई भी आपके पास में सॉलिड है, सॉलिड मैटर है, वो सॉलिड मैटर की स्पेसिफिक हीट है उसका क्या मान होता है वो आपको पता करना है। और उस स्पेसिफिक हीट के लिए क्या है, बहुत सारे अलग अलग मॉडल दिए गए, क्लासिकल मॉडल्स और आप दो मैंने दो ही टाइप के मॉडल होंगे, मतलब उसके अंदर ही अलग अलग टाइप के जो अलग अलग वैज्ञानिक थे उन्होंने मॉडल दिए गए। एक तो आपकी क्लासिकल थ्योरी होगी किसी की विशिष्ट ऊष्मा की, या फिर आप ये कह सकते हैं स्पेसिफिक हीट की। दूसरी थ्योरी जो कि वो आपके क्वांटम मैकेनिक्स की होगी, जो कि आपके प्लैंक का फॉर्मूला उसके ऊपर ज्यादातर डिपेंडेंट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो
उस एनर्जी का आपने पढ़ा हो तो जो E होता है वो क्या होता है NH म्यू के बराबर होता है, ठीक है ना। एनर्जी किसी भी ऑसिलेटर की, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल, एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल जो है प्लांक के अनुसार जो निकाले जाते हैं वो किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, E की पावर h म्यू अपॉन kT माइनस 1 से निकाले जाते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो एवरेज एनर्जी, जैसे ये नंबर ऑफ पार्टिकल है, ये टोटल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे n को नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एवरेजली कितने मोल्स होंगे आपके अंदर या फिर कितने विधाएं होगी उनकी संख्या ज्ञात करनी, तो 1 अपॉन e की पावर h अपॉन kT माइनस के 1 के द्वारा इसको लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज इसमें और ये आपको ध्यान रखनी है कि ये सारी की सारी चीजें क्या है, क्लासिकल क्वांटम मैकेनिकली आएगी, पर इनकी यूज होने से पहले आपको क्या है क्लासिकल मैकेनिकली विशिष्ट ऊष्मा का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप जो पढ़ेंगे वो क्या है, अभी हम स्टार्ट करेंगे ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। वैसे विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन तो आपको मालूम ही होगी, पढ़ी है पहले भी आपने कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, किसी एक मोल या फिर कोई भी पदार्थ है उसके प्रति एकांक द्रव्यमान या फिर उसका जो भी वेट है या फिर उसका जो भी आकार है, किसी प्रकार का कोई भी आपके पास में सॉलिड है, उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको आप क्या बोलते हो, उस ठोस की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। विशिष्ट ऊष्मा की डेफिनेशन जो है वो क्या है, वो यही है कि अगर आपके पास में कोई भी मैटर है, उस मैटर का आपको क्या करना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उस 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा यूज की जाती है उसको आप क्या बोलोगे, विशिष्ट ऊष्मा। इस सॉलिड की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने की जो सबसे पहला मेथड था क्लासिकल मेथड, वो किसके द्वारा दिया गया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। ड्यूलॉन्ग पेटिट तो था, उसने क्या दिया था, ठोस की विशिष्ट ऊष्मा का क्या दिया था, आप बोलोगे सबसे पहले ठोस की विशिष्ट ऊष्मा की क्लासिकल थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा, ड्यूलॉन्ग पेटिट के द्वारा दी गई थी। और उसके अनुसार जो ये क्लासिकल थ्योरी थी उसके अनुसार ये बताया गया था कोई भी आपके पास में सॉलिड मटेरियल है तो उस सॉलिड मटेरियल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा नियत आयतन पर जो होती है उस Cv का मान क्या होता है 3R के बराबर होता है। ये एक फिक्स वैल्यू थी, मतलब कोई भी आप सॉलिड मटेरियल, ये क्लासिकली यही बोला गया था कि आप किसी भी टेम्परेचर पर जाओ, कुछ भी मतलब उससे टेम्परेचर वगैरह कुछ भी किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने सिर्फ इतना सा बताया कि जो ड्यूलॉन्ग पेटिट था उसकी क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो सॉलिड है, कोई भी आपके पास मैटर है, उसकी जो प्रेफरेंस, जो उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, वो जो होती है उसका मान क्या होता है, Cv बराबर 3R के बराबर होता है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज ये कि ये जो विशिष्ट ऊष्मा Cv बराबर 3R जो होती है वो किससे, मतलब ये फिक्स वैल्यू बोली, इसका मतलब इसके ऊपर क्या है, ताप का कोई प्रभाव नहीं होता है, मतलब ये टेम्परेचर से क्या होती है, एक प्रकार से फ्रीली होती है, मतलब टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ताप से स्वतंत्र, ताप से ये क्या होती है, एक प्रकार से स्वतंत्र होती है, मतलब ताप बढ़ाओ घटाओ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमेशा किसी भी सॉलिड की क्लासिकली जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी 3R के बराबर होगी। दूसरी चीज ये, जब क्लासिकली आप जो एनर्जी पढ़ते हो एवरेज एनर्जी, देखो क्लासिकल आप एवरेज जो टोटल एनर्जी लिखते हो वो एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरी किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। और इक्वी एनर्जी पार्टीशन थ्योरी, जो समान ऊर्जा का नियम, जो आपने किसके अंदर पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर आपने अगर पढ़ा हो तो सेकंड या थर्ड यूनिट के अंदर आपने पढ़ा होगा, इक्वी एनर्जी थ्योरम जो पढ़ी होगी उसके अनुसार क्या बोला जाता है, उसके अनुसार ये बताया जाता है कि जो एनर्जी के अंदर प्रत्येक टर्म होती है, जितनी भी टर्म्स आती है एनर्जी के अंदर, उन सब टर्म्स का जो अलग अलग मान होता है, इन अलग सब टर्म्स का जो अलग अलग मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 kT के बराबर होता है।
तो यहाँ से जो एनर्जी जो निकलती है वो क्या होती है, KT के बराबर दी जाती है। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल के पास में सिर्फ आप देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के जो ये दो टर्म्स होते हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों टर्म्स के लिए जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, KT के बराबर होगी। ये किसके द्वारा, क्लासिकली एवरेज एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला दिया गया था, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना कि जैसे क्लासिकली एवरेज जो एनर्जी होती है, ऐसे देखोगे तो बुक में इसका क्या है, डेरिवेशन आप देखोगे तो एक पेज का किया गया है, उसका कोई भी नहीं है। आपको मैं बता दूं जो फॉर्मूला यूज होगा वो ई बार बराबर क्या होगा आपके P1 के रूप में EI और PI के रूप में इस फॉर्मूले का यूज होगा। जहां पे क्लासिकल थ्योरी के अंदर आप पढ़ते हो तो PI जो होता है वो 1/z समेशन e की पावर माइनस के बीटा EI होता है, ठीक है। तो यहां से ये ई बार जो है वो क्या लिखा जाएगा, समेशन EI e की पावर माइनस की बीटा EI अपॉन समेशन e की पावर माइनस के बीटा EI। इस फॉर्मूले की सहायता से क्या किया जाता है, आपके क्लासिकल एवरेज एनर्जी का मान ज्ञात किया जाता है, जो कि किसके बराबर आता है, KT के बराबर आता है। अगर आप इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करोगे तो आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्लासिकली जो एवरेज एनर्जी होती है वो किसके बराबर होगी, किसी भी परमाणु के, किसी भी क्रिस्टल के लिए वो KT के बराबर होती है। अब देखो तो क्लासिकल एवरेज एनर्जी जो होती है उसका मान क्या होता है, KT होता है। अगर आपके पास तो दूसरी चीज ये कि जो आप सॉलिड ले रहे हो, सॉलिड के अंदर प्रत्येक परमाणु जो है एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑसिलेटर की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या उत्पन्न, वो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से दोलन कर रहे हैं अपने ही माध्य स्थिति के सापेक्ष। तो अगर मान लो कि परमाणुओं की संख्या है, इसके अंदर ऑसिलेटर की संख्या कितनी है, 3। तथा जो आपके पास में सॉलिड है उसके अंदर जितने भी परमाणु या अणु हैं जो ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी अगर स्वतंत्रता की कुटिया कितनी हो जाए, 3। तो उस कंडीशन के अंदर एनर्जी क्या होगी आपकी, U बराबर 3 N KT, ठीक है। और एक मोल के लिए जो N के होता है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से U बराबर क्या आ जाएगा आपके 3RT के बराबर हो जाएगा। अब देखो आपको एनर्जी के बारे में पता चल गया, एनर्जी के बारे में पता चल गया तो आपको मालूम हो तो जो ऊष्मा गति का प्रथम नियम होता है उसके अनुसार किसी भी सिस्टम को दी गई ऊष्मा जो होती है वो दो भागों में वितरित होती है। एक तो उस पदार्थ के अंदर इंटरनल एनर्जी और दूसरा उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में व्यक्त की जाती है, ठीक है। दो भागों में वो विभाजित होती है। अगर मान लो कि किसी भी सिस्टम का आयतन फिक्स है, आयतन का मान अगर परिवर्तित नहीं हो रहा है, आयतन नियत रह रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के लिए भी, तो उस कंडीशन के अंदर ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, तो डेल क्यू क्या आ जाएगा, डेल यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सीवी जो होता है वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से सीवी बराबर क्या आ जाएगा आपकी डेल यू अपॉन डेल टी आ जाएगा। अब देखो u का मान क्या है 3RT, तो यहां से cv बराबर क्या आ जाएगा 3 into डेल बाय डेल टी into 3RT, तो cv बराबर क्या आ जाएगा आपके 3R के बराबर है। डुलॉन्ग क्राइटेरिया के अनुसार जो एनर्जी आ रही थी क्लासिकल थ्योरी से आनी चाहिए वो स्पेसिफिक हीट जो है cv किसके बराबर आ रही है 3R के बराबर आ रही है। परंतु ये जितना भी है ये क्या क्लासिकली थ्योरी के रूप में जो थ्योरेटिकल बताया गया कि एनर्जी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो क्या होगी cv इक्वल टू 3R के बराबर होगी। पर ये जो थ्योरी है ये सिर्फ आप क्या कर सकते हो क्लासिकली इस थ्योरी को डिराइव कर सकते हो या इसके बारे में बता सकते हो, पर कुछ जो मैटर्स थे या कुछ पदार्थ जो थे
उनके लिए जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू ज्ञात की गई या प्रैक्टिकली जो ग्राफ बनाया गया प्रायोगिक रूप से जो क्रिस्टल के लिए विशिष्ट ऊष्मा का टेम्परेचर के साथ में जो ग्राफ बनाया गया, ध्यान रखना प्रायोगिक रूप से किसके बीच में स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ बनाया गया वो ग्राफ किस तरीके का था, वो ग्राफ इस तरह का था। देखो फिक्स वैल्यू क्या है, ये 3R वैल्यू इसकी फिक्स है, इसकी स्पेसिफिक हीट थी और टेम्परेचर क्या है ठीक है। अब देखो ना इसका ग्राफ किस तरीके का, इस तरीके से एक हाई टेम्परेचर जो है उसके ऊपर ये ग्राफ जो है वो क्या होता है सभी मेटल्स के लिए किसके 3R के इक्वल हो जाता है। ऐसा ग्राफ क्या है, ये जो टेम्परेचर के साथ में क्या होती है, किसी भी जो आप लोगों के पास आप किसी भी टाइप के मेटल होंगे तो उनकी एनर्जी क्या होती है, इस तरीके से क्या होती है, स्पेसिफिक हीट जो है टेम्परेचर के साथ में इस तरीके से वो बदलती है। और बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है किसी मेटल के ऊपर तो उसी कंडीशन के अंदर जो स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसके बराबर होती है, 3R के बराबर होती है। अब देखो जो ये ग्राफ था, ये वैल्यू जो होती है क्या होती है 5.96 कैलोरी ग्राम प्रति मोल के रूप प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये ग्राफ किस तरीके का जो मिलता है वो किस कारण से मिलता है। रियलिटी में देखोगे ना तो आपके पास में क्या होगा, अधातु या धातु रेखीय श्रृंखला के अंदर आपके पास में क्रिस्टल होंगे या फिर आपके पास में लेयर्स के रूप में कोई भी क्रिस्टल जो होगी तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी के आधार के ऊपर ये ग्राफ बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अधातु होती है नॉन मेटल और धातुओं के लिए जो विशिष्ट ऊष्मा सीरीज होती है वो क्या होती है अल्फा टी क्यूब के बराबर होती है। प्रैक्टिकली रिजल्ट है कि आपको ये ध्यान रखना है। और धातु जो होती है धातु है उनके लिए जो सीरीज होता है वो किसके बराबर होता है आपके अल्फा टी क्यूब प्लस गामा टी के बराबर होता है। और यहाँ पे जो गामा जो होता है वो क्या होता है, धातुओं का आयतन प्रसार। आयतन में क्या है, टेम्परेचर के साथ में क्या होता है उसके अंदर प्रसार होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक के बारे में आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा और शायद बीएससी के अंदर भी जो प्रसार गुणांक है उनके अंदर भी ये गामा की वैल्यूज पढ़ी हुई होगी। तीसरी चीज, अब देखो दो धातुओं के अंदर ये दो प्रकार के बढ़े, अधातु के अंदर आप देखोगे तो ग्राफ क्या है टी क्यूब के रूप में बढ़ रहा है और धातु के लिए देखोगे तो टी क्यूब के लिए बढ़ रहा है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है टी के रूप में आ रहा है ये ग्राफ। ठीक है, अब थर्ड जो है आपके पास में क्या होता है परत के रूप में, अगर कोई परत की जो होती है उनके लिए जो हीट होती है वो क्या होती है अल्फा टी स्क्वायर के बराबर होती है। और थर्ड आपके जो फोर्थ है वो रेखीय श्रृंखला के रूप में सीरीज के रूप में अगर कोई भी एटम्स आपस में जुड़े हुए हो तो उनके लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो अल्फा टी के बराबर होती है। तो आप देखो इन सब ग्राफों को अगर आप देखोगे ना इन सब के मानों को तो देखो कोई टी क्यूब मतलब टी क्यूब की तरह किसी की वैल्यू है वो स्पेसिफिक हीट की बढ़ेगी, किसी की टी स्क्वायर की तरह, किसी की टी की तरह। तो ये ग्राफ आप देखो ये प्रैक्टिकली रिजल्ट है, लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अंदर आप देखोगे तो वो तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, उसकी वजह तो कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसका क्या कारण है, इसके लिए जो है इनको सिर्फ ओनली फॉर ओनली जो ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है टेम्परेचर के साथ रेसिपी का वो ओनली फॉर ओनली किसके द्वारा क्वांटम थ्योरी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम अलग अलग जो क्वांटम थ्योरीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।